तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे 1D ग्राफ जनरेटर। क्या देखेंगे? फटाफट बोलिए। 1D ग्राफ जनरेटर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं भाई। 1D ग्राफ जनित्र यानी 1D ग्राफ जनरेटर। भाई 1D ग्राफ जनरेटर, 1D ग्राफ जनरेटर यानी 1D ग्राफ जनित्र। वो जनरेटर नाम से तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि अरे जनरेटर यानी इससे कुछ बिजली पैदा की जाती होगी। बिजली जो जनरेटर रहता है उससे हम बिजली पैदा करते हैं। नहीं, इससे बिजली पैदा नहीं होती है। इस जनरेटर से हम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख उतना हाई वोल्टेज पैदा कर सकते हैं, उच्च विभवांतर पैदा कर सकते हैं। तो 1D ग्राफ जनरेटर क्या है बाबू? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता था पहले, बार बार 5 नंबर का पूछा जाता था कि 1D ग्राफ जनरेटर क्या है। क्वेश्चन क्या था जानते हैं? 1D ग्राफ जनरेटर क्या है, इसके बनावट, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत, इसके क्रियाविधि कैसे काम करता है और इसके उपयोगों के बारे में समझाएं। ठीक है, तो चलो एक एक करके जितने भी डिटेल्स हैं सारे डिटेल्स एक साथ खोल देंगे आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1D ग्राफ जनरेटर यानी 1D ग्राफ जनित्र। और 1D ग्राफ जनरेटर, इससे कोई बिजली उजली पैदा नहीं की जाती है। इससे हम लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का विभवांतर पैदा करते हैं और उस विभवांतर से आवेशित कणों को एनर्जी देते हैं। और आवेशित कणों को जब एनर्जी प्रदान करते हैं तो उसी एनर्जी से उतने तेजी से उस आवेशित कण को किसी नाभिक पर या किसी चीज से टकराया जाता है। और जब टकराते हैं तो अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं जिनका यूज करके हम रोगों का उपचार कर सकते हैं। तो चलो, यही होता है 1D ग्राफ जनरेटर। तो बाबू कोई पूछे कि 1D ग्राफ जनरेटर को कब बनाया गया था? 1D ग्राफ जनरेटर 1929 में बना हुआ था। 1D ग्राफ जनरेटर को 1929 में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने डिजाइन किया था और इससे हम लोग 10 लाख वोल्ट तक का विभवांतर पैदा करते हैं और उनके नाम पर ही इसका नाम 1D ग्राफ जनरेटर पड़ा। तो फटाफट बता दो। कोई पूछ दे बाबू, कोई तुम्हारे से पूछ दे कि 1D ग्राफ जनरेटर, बाबू 1D ग्राफ जनरेटर 1929 में, 1D ग्राफ जनरेटर को 1929 में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने बनाया था और इससे हम लोग 10 लाख वोल्ट तक का उच्च विभवांतर, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, उच्च विभवांतर पैदा कर सकते हैं। तो बताओ, 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग 10 लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। इस जनरेटर को 1929 में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने डिजाइन किया था, इसीलिए इस जनरेटर का नाम 1D ग्राफ जनरेटर पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बता दिए बाबू कि 1D ग्राफ जनरेटर क्या है। अब इसके बाद क्या बताएंगे? इसका बनावट क्या है। चलिए ढंग से समझ लेते हैं बाबू। ये 1D ग्राफ जनरेटर है। ठीक है, ये 1D ग्राफ जनरेटर आपको दिखाया गया है। ये 1D ग्राफ जनरेटर है। 1D ग्राफ जनरेटर में होता क्या है बाबू? 1D ग्राफ जनरेटर में ये एक खोखला चालक गोला होता है। 1D ग्राफ जनरेटर में ये खोखला चालक गोला होता है जिसका व्यास, ये डायमीटर, ये व्यास 5 मीटर होता है। 1D ग्राफ जनरेटर में एक 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है। ये खोखला गोला बाबू होता है, बिल्कुल खोखला होता है। यहाँ से हल्का सा हटा दिया जाता है ये पोर्शन। ठीक है, या हल्का सा यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है और बीच में थोड़ा गैपिंग दे दिया जाता है ताकि ये सब गुजर जाए। तो 1D ग्राफ जनरेटर में 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है। इस खोखले गोले को 2 अचालक स्टैंड S1 और S2 पर टिका दिया जाता है। बाबू ये 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला S है, 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला S है। इसको 2 अचालक पदार्थ के स्टैंड, ये दोनों अचालक स्टैंड क्यों है? क्योंकि बाबू जब इस गोले पर आवेश आएगा, जब इसको आवेश देंगे तो ये आवेश लीकेज करके, रिस करके जमीन में नहीं जाए। ठीक है, ये जमीन में नहीं जाए। तो इस गोले S को 2 अचालक स्टैंड S1 और S2 पर टिका दिया जाता है। S1 और S2 पर टिका दिया जाता है। इस खोखले गोले S के सेंटर पर, इसके सेंटर पर एक घिरनी लगी होती है। घिरनी को इंग्लिश में कहते हैं बाबू पुली। इसके सेंटर पर एक घिरनी लगी होती है, ये पुली होती है P1। इस घिरनी के ठीक नीचे
एक दूसरी घिरनी होती है पुली नंबर 2 P2, एक घिरनी P1 दूसरी घिरनी P2। इस घिरनी को नचाते हैं, इस घिरनी को नचाने के लिए एक मोटर यहाँ लगाते हैं, मोटर M लगा देते हैं और उस मोटर में इस तरह का पहिया लगा होता है, बेल्ट लगा होता है। इस बेल्ट से ये घूमता है, जिससे इससे भी सिल्क का पट्टा, दोनों घिरनियों P1 और P2 से एक सिल्क का पट्टा गुजार देते हैं बाबू, जो मोटर के घूमने पर यह सिल्क का पट्टा भी ऊपर नीचे घूमता रहता है। ये सिल्क का पट्टा ये ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये गोला है ना, इस खोखले गोले एस के अंदर के सतह पर धातु की एक बहुत जबरदस्त नुकीलीदार कंघी C1 लगी होती है। इस खोखले गोले एस के अंदर के सतह पर धातु की ये नुकीलीदार कंघी को कॉम्ब कहते हैं। कॉम्ब, पहला कंघी C1 लगा होता है, उसके ठीक नीचे धातु की दूसरी नुकीलीदार कंघी C2 लगी होती है। इस कंघी C2 को हाई टेंशन वाले बैटरी, हाई टेंशन यानी हाई वोल्टेज वाले बैटरी 10,000 20,000 वोल्ट वाले बैटरी से जोड़ दिया जाता है। उसके प्लस टर्मिनल से इसको जोड़ दिया जाता है, इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद से बाबू कुछ नहीं लिया है, एक 5 मीटर व्यास का खोखला गोला, बनावट समझ लो, दोबारा नहीं बताएंगे और ढंग से समझ में आ भी जाएगा। बताओ बनावट में, वान डी ग्राफ जनरेटर में बाबू, वान डी ग्राफ जनरेटर में 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला S होता है। ये खोखला गोला S दो अचालक स्टैंड S1 और S2 पर टिका होता है, दो स्टैंड S1 और S2 पर टिका होता है। इस खोखले गोले S के ठीक सेंटर पे एक घिरनी लगी होती है P1, इसके ठीक नीचे दूसरी घिरनी P2 लगी होती है। इस घिरनी P2 को मोटर M की सहायता से चलाया जाता है। दोनों घिरनियों P1 और P2 से होकर के एक सिल्क का पट्टा गुजरता है, जो मोटर के घूमने पर घूमता है बाबू। फिर खोखले गोले S के अंदर वाले सतह पर धातु की एक नुकीलीदार कंघी C1 लगी होती है, इसके ठीक नीचे दूसरी कंघी C2 लगी होती है। कंघी C2 का संबंध हाई वोल्टेज वाले बैटरी के या हाई टेंशन वाले बैटरी के प्लस टर्मिनल से होता है, इसके माइनस टर्मिनल की अर्थिंग कर दी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं जानते हो, ये तो हो गया। अब इस पूरे व्यवस्था को धातु का एक टैंक है, धातु का एक टैंक बना दिए। धातु के टैंक के अंदर इसमें गैस भर देते हैं, हाई प्रेशर पर गैस भर देते हैं, हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो इस पर जब आवेश देंगे ना तो वो जल्दी निकलेगा नहीं, ठीक है। हाई प्रेशर पर हम इसमें गैस भर करके इस पूरे व्यवस्था को धातु के टंकी के अंदर रख देते हैं और धातु के टैंक की भी हम अर्थिंग कर देते हैं। दैट्स फाइनल। ये सब समझ में आ गया होगा। अब समझाएंगे कि बाबू धातु के टैंक की इसकी अर्थिंग क्यों करती है, क्या होता है, कैसे होता है। चलो, बनावट तो समझ में आ गया। और बनावट के बाद से हम लोग देखेंगे इसका सिद्धांत। बाबू ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये कोरोना डिस्चार्ज, आजकल जो कोरोना जो चला था वो सब कोरोना नहीं है। कोरोना डिस्चार्ज, यह कोरोना डिस्चार्ज के क्रिया पर आधारित है। कोरोना डिस्चार्ज मतलब बाबू नुकीले जगहों से, नुकीले भागों से आवेश का रिसना, नुकीले जगह से, आपको पता होगा ना कि आवेश बाबू नुकीले जगहों से आवेश अपने आप लीकेज करने लगता है और नुकीले जगहों से आवेश का रिसना ही कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है। तो ये जो वान डी ग्राफ जनरेटर है वो कोरोना डिस्चार्ज पर यानी नुकीले भागों से आवेश के रिसने की क्रिया पर आधारित होता है। सिद्धांत भी हो गया बाबू। क्रियाविधि हल्का सा टेक्निकल है, क्या वर्किंग है, क्या क्रियाविधि है बाबू। क्रियाविधि तो मेन है बाबू। क्रियाविधि में बस सीधे लिखिएगा इसी तरह, चूंकि हम जानते हैं कि ये कंघी C2, यहीं से स्टार्ट करिएगा। हम जानते हैं कि बाबू ये कंघी C2 हाई वोल्टेज वाले बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है। कंघी C2 हाई वोल्टेज के बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल इस कंघी को प्लस चार्ज दे देता है। हमें पता है कि ये कंघी C2 हाई वोल्टेज वाले बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है, तो बाबू ये प्लस टर्मिनल क्या करता है, इस कंघी C2 को प्लस चार्ज देता है। अच्छा, प्लस चार्ज दे देगा तो हमको तो पता है कि प्लस चार्ज अगर इस पर आएगा, इस कंघी पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये कंघी तो है नुकीलीदार कंघी है, और हमें पता भी है कि नुकीले जगहों से आवेश क्या होता है, निकलता है। तो निकले जगह से आवेश रिस करके ये प्लस चार्ज
रिस करके सामने के सिल्क के पट्टे पर चला जाएगा। ये प्लस चार्ज रिसेगा और रिस करके सामने के सिल्क के पट्टे पर चला जाएगा। अच्छे, एक बात और जान लो बाबू, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल विंड चलेगा। इलेक्ट्रिकल विंड, विद्युतीय पवन जिसको कहते हैं। यहाँ से आवेश जब निकलेगा तो हवा के जैसा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिसको इलेक्ट्रिकल विंड कहते हैं। और ये प्लस चार्ज रिस करके सामने के सिल्क के पट्टे पर चला जाएगा। और कुछ आवेश वो रिसेगा तो सामने के सिल्क के पट्टे पर ही जाएगा, कुछ हवा में भी इधर उधर जाएगा। जो इधर उधर जाएगा तो जो मेटल से इस टंकी से सटेगा तो टंकी भी क्या हो जाएगा। अगर मान लो आवेश रिस रहा है तो अब टंकी पे आ गया तो टंकी भी आवेशित हो जाएगी। कोई छुएगा तो शॉक मार सकता है, शॉक झटका मार सकता है। और झटका से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस टंकी की अर्थिंग कर देते हैं, इसीलिए इसमें अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, पता चला होगा। अब बोलो, यहाँ का प्लस चार्ज कंघी के नुकीले होने के कारण रिस करके सामने के सिल्क के पट्टे पर चला जाता है, क्योंकि सिल्क का पट्टा लगातार गतिशील है। सिल्क का पट्टा गतिशील है तो ये धनावेश धीरे धीरे ऊपर पहुंच करके कहाँ पे पहुंचेगा, वो C1 के सामने। ये प्लस चार्ज अब C1 के सामने पहुंचता है, और प्लस चार्ज जैसे ही C1 के सामने पहुंचता है तो ये धातु का कंघी है, और ये धातु की कंघी बेलन से, ये गोले से भी जुड़ी हुई है। तो ये प्लस चार्ज, अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस किसको खोजता है, प्लस खोजता है माइनस को। आप लोग किसको खोजते हो, ये प्लस है तो प्लस किसको खोजेगा भाई, प्लस खोजेगा भाई माइनस को। तो हम जानते हैं कि धातु की कंघी है, धातु की कंघी क्या करती है, धातु की कंघी है ये, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धातु के अंदर क्या होते हैं, बोलो 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 बोलो, फटाफट बताओ। ये धातु है, धातु की कंघी है, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए हाँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कंघी इससे भी जुड़ी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हैं। अब क्या करेगा, ये प्लस चार्ज, गया हुआ प्लस चार्ज इस कंघी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और धातु के गोले पर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले आएंगे बाबू, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स गोले से निकल करके इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस कंघी पर चले आएंगे। लेकिन हम जानते हैं कंघी नुकीलीदार है, और नुकीलीदार कंघी क्या होगी, फिर से निगेटिव चार्ज को, नुकीलीदार कंघी से निगेटिव चार्ज रिस करके सामने के सिल्क के पट्टे के धनावेश को जाएगा और उदासीन कर देगा। लेकिन एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा, इस कंघी पर इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो धातु के गोले पर कौन सा चार्ज पैदा हो जाएगा, जितना इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन आकर के इस नुकीलेदार कंघी से निकल करके, नुकीले होने के कारण रिस करके सामने के सिल्क के पट्टे के धनावेश को उदासीन कर दिया। तो ये माइनस ये प्लस खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज पैदा हुआ। फिर क्या हुआ, इस बैटरी से फिर प्लस चार्ज निकला, प्लस चार्ज निकल करके यहाँ गया, नुकीलेदार कंघी से ये रिस करके प्लस सामने गया, सामने जाकर के ऊपर गया, ऊपर जाने से फिर ये प्लस क्या करेगा, फिर इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और बुलाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इलेक्ट्रॉन्स कूदेगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इस पर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स कूद करके प्लस को उदासीन करेगा, और अल्टीमेटली यहाँ का प्लस चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा और इस गोले पर आवेश बढ़ता जाएगा। और तब तक आवेश बढ़ेगा जब तक कि ये गोला 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वोल्ट तक के भी वो अंदर से आवेशित न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आया कि हाँ, इस गोले पर प्लस चार्ज आ जाएगा। किसके वजह से आया, कोरोना डिस्चार्ज, यानी नुकीले जगह से आवेश के रिसने के घटना पर आया। ठीक है, उससे ये आया। तो बाबू यही था आपका 1D ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं, फटाफट देखते हैं, एकदम उपयोग तुरंत बाद में बता देंगे। फटाफट बोलो, क्वेश्चन आ जाए कि 1D ग्राफ जनित्र क्या है, 1D ग्राफ जनरेटर क्या है, इसके बनावट, सिद्धांत, क्रियाविधि और इसके उपयोग के बारे में सचित्र वर्णन करें। तो सीधे सीधे क्या लिखोगे, सीधे सीधे लिखना बाबू, सन 1929 में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने एक ऐसे विद्युतीय मशीन का आविष्कार किया। सन 1929 में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने एक ऐसे विद्युतीय मशीन का आविष्कार किया जिससे हम लोग 10 लाख वोल्ट तक का विभवांतर पैदा कर सकते हैं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम 1D ग्राफ जनरेटर पड़ा। इतना लिखोगे, उसका से बनावट देखो, बनावट के बाद में क्या लिखोगे, इसमें 5 मीटर व्यास का, इसमें 5 मीटर व्यास का एक धातु का गोला S होता है। इसमें 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला S होता है। ये खोखला गोला S
दो अचालक स्टैंड S1 और S2 पर टिका होता है। इसके ठीक सेंटर में एक धातु, इसके ठीक सेंटर में एक घिरनी यानी पुली P1 लगी होती है। इसके ठीक नीचे दूसरी घिरनी P2 लगी होती है। इस घिरनी P2 को मोटर M की सहायता से घुमाया जाता है। दोनों घिरनियों से होकर के सिल्क का पट्टा गुजरता है जो मोटर के घूमने पर घूमता रहता है। खोखले गोले एस के अंदर के सतह पर बाहु धातु की एक नुकीलीदार कंघी C1 लगी होती है। उसके ठीक नीचे दूसरी कंघी C2 लगी होती है। इस कंघी C2 को हाई वोल्टेज वाले बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, उसकी माइनस टर्मिनल की अर्थिंग कर देते हैं। अब इस पूरे व्यवस्था को धातु के टैंक के अंदर गैस भर करके हाई प्रेशर पर रख देते हैं और उस टैंक की भी अर्थिंग कर देते हैं। इतना तो हो गया बाबू इसका बनावट, यहाँ इस तरह बन जाएगा। अब इसका सिद्धांत क्या है बाबू, यह नुकीले भागों से आवेश के विसर्जन की क्रिया यानी कोरोना डिस्चार्ज पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद से बाबू इसकी क्रियाविधि किस तरह यह काम करता है। क्रियाविधि बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। क्रियाविधि में क्या कहोगे, हमें पता है कि कंघी C2, हमें पता है बाबू ये कंघी C2 जो है, ये कंघी C2 हाई वोल्टेज वाले बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ी है। बाबू ये कंघी C2 कहाँ से जुड़ा है, ये कंघी C2 हाई वोल्टेज वाले बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है। तो बैटरी का प्लस टर्मिनल कंघी C2 को प्लस चार्ज देता है और कंघी के नुकीले होने के कारण ये प्लस चार्ज रिस करके सामने के सिल्क के पट्टे पर आ जाता है। सामने के सिल्क के पट्टे पर आ जाता है, सिल्क का पट्टा लगातार गतिशील है, तो ये प्लस चार्ज जैसे ही गतिशील होकर के ऊपर पहुंचता है तो ये प्लस चार्ज कंघी में के, ये प्लस किसको आकर्षित करेगा, प्लस किसको खोजेगा, माइनस को। तो ये प्लस चार्ज कंघी में के फ्री इलेक्ट्रॉन, कंघी धातु का है, गोला भी धातु का है, तो ये प्लस चार्ज इसके फ्री इलेक्ट्रॉन कंघी के और गोले के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, कंघी ऋणावेशित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी से गोला S धनावेशित हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ता है, तो ये नुकीले होने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स रिस करके सामने के सिल्क के पट्टे के धनावेश को उदासीन कर देता है और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है, प्लस चार्ज इस पर बढ़ता रहता है और ये 10 लाख वोल्ट के विभवांतर से आवेशित हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आया। अच्छा बाबू एक चीज आप देख रहे हो इस फिगर में, इस फिगर में देख रहे हो बाबू कि एक तुम्हारे पास बॉक्स है, ये एक चैम्बर है, एक बक्सा है और इस बॉक्स में एक पाइप लगा हुआ है। ठीक है, हमको पता है कि ये गोला 10 लाख वोल्ट के विभवांतर से आवेशित हो गया। अगर गोले के सतह पर विभव 10 लाख वोल्ट है तो उसके अंदर हर बिंदु पर भी विभव क्या होगा, 10 लाख वोल्ट। तो यहाँ का विभव 10 लाख वोल्ट है तो इसके अंदर यहाँ भी 10 लाख वोल्ट, यहाँ तक पूरा 10 लाख वोल्ट विभव होगा हर जगह। अच्छा यहाँ 10 लाख वोल्ट विभव है, लेकिन यहाँ पे विभव क्या है, यहाँ विभव बाबू कम है, गोले से दूर जाओगे तो विभव घटता जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ एक बॉक्स ले लेते हैं, एक चैम्बर ले लेते हैं। इस चैम्बर में कोई अगर ये धनावेशित है ना तो धनावेशित कण पैदा करेंगे, धनावेशित कण यहाँ पे चैम्बर में पैदा कर देते हैं। कोई आयन का सोर्स रख देते हैं, कोई आयन का सोर्स रख देते हैं, धनावेशित कण का स्रोत रख देते हैं, जिससे धनावेशित कण पैदा होते हैं। और जैसे ही धनावेशित कण पैदा होते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल हाई होता है और यहाँ का पोटेंशियल लो होता है। धनावेशित कण हाई पोटेंशियल से किधर दौड़ता है, लो पोटेंशियल की ओर दौड़ता है। तो धनावेश का प्रवाह हाई से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो जैसे ही ये धीरे धीरे नीचे निकलता है तो बहुत तेजी से उसका वेग बढ़ता जाता है और बहुत तेज जाकर के किसी टारगेट से टकराता है। टारगेट से टकराएगा तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो सकते हैं या वहाँ से कुछ किरणें निकल सकती हैं जिनका यूज रोगों के उपचार में कर सकते हैं। तो चलो उपयोग भी देख लो। अगर हम इसके उपयोग की बात करें बाबू तो इसका यूज किस में होगा, इसका यूज है हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने में, इसका यूज उच्च विभवांतर पैदा करने में होता है। ठीक है, इसका दूसरा यूज होता है बाबू आवेशित कणों को एनर्जी देने में।